Hello my dear students, welcome back to my channel of IST Academy of बाराबंकी। मी ट्विंकल। हम लोग BSc सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं बॉटनी। तो बॉटनी BSc सेकेंड ईयर में जो टॉपिक चल रहा था आपका फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। फिजियोलॉजी में टॉपिक चल रहा था परमिएबिलिटी। इसके प्रीवियस वीडियो में आपने परमिएबिलिटी पढ़ा था। तो परमिएबिलिटी क्या होती है? दोज मेम्ब्रेन विच अलाउड एंट्री और एग्जिट ऑफ एनी सब्सटेंस। ओके, मतलब वो मेम्ब्रेन जो कि अलाउड करे कोई भी सब्सटेंस को, या सॉल्वेंट हो सकता है या फिर सॉल्यूट को। तो इस फिनोमेना क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। यानी कि इस घटना को बोलते हैं परमिएबिलिटी, इस प्रोसेस को बोलते हैं परमिएबिलिटी। फिर बताया गया था परमिएबिलिटी 4 टाइप्स की होती हैं। पहली इम्परमेबल मेम्ब्रेन, सेकेंड परमिएबल मेम्ब्रेन, थर्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एंड जो लास्ट फोर्थ थी वो थी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो इम्परमेबल मेम्ब्रेन थी उसका क्या मतलब था कि इसमें ना तो सॉल्यूट एंट्री करेगा ना तो सॉल्वेंट, यानी कि दोज मेम्ब्रेन विच डजेंट अलाउ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल बताया गया था रबर शीट। ओके, और सेकेंड है परमेबल मेम्ब्रेन। परमेबल मेम्ब्रेन मतलब दोज मेम्ब्रेन विच अलाउ बोथ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों को अलाउ करें। सो क्या बोलते हैं? परमेबल मेम्ब्रेन। तो उसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल था वो थी सेल वॉल। नेक्स्ट जो आता था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी मतलब कोई चीज़ हाफ जाएगी, या तो सॉल्यूट जाएगा या फिर सॉल्वेंट जाएगा। तो आपको बताया गया था कि वो मेम्ब्रेन जिसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की एंट्री हो, सॉल्यूट की एंट्री ना हो, तो ऐसी मेम्ब्रेन कहलाती हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो उसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल था वो था फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्ड। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट लेयर बताई गई थी प्रीवियस लेक्चर में वो थी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब वो मॉलिक्यूल्स सेलेक्ट किए जाएंगे जो सेलेक्टेड होंगे। लिया दोनों जाएगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों लिया जाएगा, बट सेलेक्टेड लिए जाएंगे, यानी कि दोज मेम्ब्रेन विच अलाउड ओनली सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये तो हो गया था परमेबिलिटी। आज जो नेक्स्ट लेक्चर आपको पढ़ना है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जस्ट इसका अपोजिट है। डिफ्यूजन में क्या था? रिमेंबर करिए, डिफ्यूजन में था द मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस या एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दियर लोअर कंसंट्रेशन। सिमिलरली यहाँ पे इसका अपोजिट है, द मूवमेंट ऑफ गैसियस या सॉलिड, लिक्विड और गैस या कोई सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू दियर हायर कंसंट्रेशन, यानी कि इसका अपोजिट हो गया। तो हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एसपीएम का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, राइट? फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू दिस हायर कंसंट्रेशन। यानी कि अगर देखा जाए तो ये डेफिनेशन डिफ्यूजन के जस्ट अपोजिट है। डिफ्यूजन में क्या होता था? मॉलिक्यूल्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा होते थे वो किधर मूव करते थे? लो की तरफ मूव करते थे। क्यों मूव करते थे? क्योंकि उनको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता था। ओके, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम। एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू देयर हायर कंसंट्रेशन, यानी कि सॉल्यूशन का मूवमेंट उधर से होगा जहाँ पर सबसे कम सांद्रता होगी, लोअर कंसंट्रेशन होगा, किसकी तरफ होगा? हायर की तरफ होगा। ओके, तो ये जो ऑस्मोसिस होता है ये 2 तरह का होता है। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में 2 तरह की ऑस्मोसिस होती है। पहली एक्सोस्मोसिस एंड सेकेंड एंडोस्मोसिस। पहली क्या है? एक्सोस्मोसिस एंड सेकेंड एंडोस्मोसिस। अगर वर्ड बाय वर्ड हम जाएं, एक्सोस्मोसिस, एक्स मतलब कोई चीज़ मूव करेगी, बाहर की तरफ जाएगी। ऑस्मोसिस तो होगा बट वो बाहर की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पे बताया गया है ये एग्जाम्पल। सपोज दैट एक्सोस्मोसिस के लिए बेस्ट एग्जाम्पल लिया गया है। एक हमने बीकर लिया। ओके, एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर सोल्यूशन रखा गया। वो सोल्यूशन कैसा इन नेचर है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। वो कैसा इन नेचर है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब ये जो सेल रखी गई है वो सेल से ज़्यादा इसमें कंसंट्रेशन है। ठीक है, अच्छा कंसंट्रेशन क्या होता है? डिफ्यूजन जब बताया गया था तो कंसंट्रेशन बताया गया था। व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन क्या है?
यानी कि कंसंट्रेशन का मतलब मीजर ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इन अ सोल्यूशन, यानी कि एक सोल्यूशन में कितने उस मॉलिक्यूल के सब्सटेंस प्रेजेंट हैं। ओके, ज़्यादा है कि कम है ये डिपेंड करता है। तो यानी कि ये जो बीकर लिया है, इस बीकर के अंदर सोल्यूशन लिया गया है वो कैसा, हाइपर, हाइपर मतलब ज़्यादा, इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ सेल। ओके, इस सेल के अंदर जो भी कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा हो किसके, इस सेल से, यानी कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा, सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम होगा। सपोज दैट हम सेल ले लें या फिर एक अंगूर ले लें, ग्रेप्स का एग्जांपल ले सकते हैं आप। बेस्ट एग्जांपल एक्सोस्मोसिस में या एंडोस्मोसिस में ग्रेप्स का ले सकते हैं। कोई मैंने ग्रेप्स रखा, ओके, वो ग्रेप्स कैसे सोल्यूशन में रखा, जो कि हाइपरटोनिक इन नेचर है। वो जो हाइपरटोनिक इन नेचर जो सोल्यूशन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा शुगर है, शुगर का जो अमाउंट है वो सबसे ज़्यादा है। बट इस ग्रेप्स में उसके कंपैरिजन में यहाँ पे शुगर का अमाउंट कम है, इस ग्रेप्स में शुगर का अमाउंट इस कंसंट्रेशन से कम है। तो आप जान सकते हैं ऑस्मोसिस क्या है, कम से ज़्यादा की ओर मूव करता है। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये मेम्ब्रेन है। ओके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब मेम्ब्रेन, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू दियर हायर कंसंट्रेशन, यानी कि यहाँ पर जो ग्रेप्स का जो कंसंट्रेशन है, मिठास, ये यहाँ पर कम है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो जो मूव करेगा वो किधर से मूव करेगा, लो टू हाई मूव करेगा। तो आप देख सकते हैं एक्सोस्मोसिस के लिए बेस्ट एग्जांपल शुगर का यहाँ पे लिया गया है, एक बीकर लिया गया है, उस बीकर के अंदर सोल्यूशन रखा गया है। सोल्यूशन कैसा इन नेचर है, हाइपोटोनिक इन नेचर है। उसके अंदर जो प्रेजेंट है शुगर वो ज़्यादा प्रेजेंट है और इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए ग्रेप्स के अंदर सबसे कम शुगर है। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने ये रखा, ये ग्रेप्स की सेल को रखा या सेल रखा कोई, तो देखा बिफोर एक्सोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस होने से पहले हमें ये कंडीशन दिख रही है। अब जब इसमें एक्सोस्मोसिस होगी, यानी कि आफ्टर एक्सोस्मोसिस, आफ्टर एक्सोस्मोसिस में क्या होगा कि लो टू हाई मूव करेगा। तो आप देख सकते हैं ये सेल कैसी इन नेचर हो गई है, श्रंक हो गई है, यानी कि मुरझा गई है। तो ग्रेप्स जो मुरझाता है तो उसको क्या बोलते हैं, किसमिस बोलते हैं, रेजिन, रेजिन बोलेंगे यहाँ पर, या फिर श्रिंक हो गया। तो यानी कि इसके अंदर जो मिठास थी वो कम थी, इसमें मिठास सबसे ज़्यादा थी। तो क्या हुआ, लो टू हाई मूव कर गया, इसके अंदर जितनी भी मिठास थी वो सारी बीकर के अंदर आ गई, यानी कि सेल के बाहर आ गई, ग्रेप्स के बाहर आ गई। तो मूवमेंट कैसा हुआ, कम से ज़्यादा की ओर हुआ। और एक्सोस्मोसिस पढ़ रहे हैं यानी कि बाहर तरफ गया, जो भी उसके अंदर कंसंट्रेशन था वो कम से ज़्यादा की ओर, हाइपो टू हाइपर गया। क्योंकि देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे जो सोल्यूशन लिया गया वो कैसा लिया गया है, हाइपर इन नेचर, हाइपरटोनिक इन नेचर लिया गया है। तो अब देखें आफ्टर एक्सोस्मोसिस ये हुआ। तो एक्सोस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू दियर हायर कंसंट्रेशन। तो कैसे, इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आपको एग्जाम में ये बनाना होगा, ये फिगर बनाना होगा, ड्रॉ करना होगा, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। बिकॉज ऑस्मोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर अगर एक नंबर का पूछता है तो एक्सोस्मोसिस पूछ लेगा तो आप ओनली एक्सोस्मोसिस को एक्सप्लेन करेंगे। अगर एंडोस्मोसिस पूछ रहा है तो ओनली आप एक नंबर में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर ओवरऑल पूछ रहा है तो आप पूरा लॉन्ग में पूरा डिस्क्राइब करेंगे। अब बात करते हैं एंडोस्मोसिस की। ओके, एंडोस्मोसिस का मतलब कोई चीज़ अंदर जाएगी। एंडोस्मोसिस का मतलब कोई चीज़ अंदर जाएगी, यानी जो मूवमेंट होगा वो बाहर से अंदर होगा। ठीक है, मूवमेंट कैसा होगा, बाहर से अंदर। इसमें क्या था, मूवमेंट अंदर से बाहर था, इस सेल से बाहर की तरफ मूव किया था एक्सोस्मोसिस में। लेकिन इसमें क्या होगा, एंडोस्मोसिस में बाहर से अंदर जाएगा मूवमेंट। तो एंडोस्मोसिस में एक बेस्ट एग्जांपल अगर हम लेते हैं, इस रेजन श्रिंक को, रेजन को लेते हैं, मतलब इसके किसमिस को लेते हैं एग्जांपल में, तो क्या होगा, सपोज ये बीकर है और यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो हाइपोटोनिक इन नेचर है। यहाँ पे जो सोल्यूशन वो कैसा है, हाइपोटोनिक इन नेचर, हाइपो मतलब कम, ओके। और जो रेजिन है यानी कि किसमिस, अंगूर का मुरझाया हुआ जो फॉर्म होगा उसको क्या बोलते हैं, रेजिन बोलते हैं। तो यानी कि अगर देखा जाए तो रेजिन के अंदर मिठास है कि नहीं है ना। और यहाँ पर जो सोल्यूशन लिया गया यहाँ पे मिठास कम है। इस सोल्यूशन में जो हमने सोल्यूशन लिया यहाँ पे मिठास कम है, शुगर की मात्रा कम है, लेकिन हमारे जो किसमिस है उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, उसमें शुगर का अमाउंट ज़्यादा है। तो बिफोर एंडोस्मोसिस अभी हमने इस ग्रेप्स को उठा करके इसमें रखा, बट सोल्यूशन चेंज कर दिया। सोल्यूशन कैसा यहाँ पे रख दिया, हाइपोटोनिक, यहाँ पे कैसा था, हाइपरटोनिक। तो ये जो रेजिन है, किसमिस है, इसमें क्या होगा, एंडोस्मोसिस मतलब
बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होगा। तो आप देख सकते हैं क्योंकि बताया गया था बाहर से अंदर की तरफ तो होगा, प्लस लो टू हाई मूव करेगा, प्लस लो टू हाई। तो आप देख सकते हैं कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो वाटर लिया गया, डिस्टिल्ड वाटर जो सोल्यूशन है, उसमें कंसंट्रेशन शुगर का कम है। तो ये जितना भी सोल्यूशन होगा वो सारा मूव कर जाएगा ग्रैप्स के अंदर, यानी किसमिस के अंदर, उस सेल के अंदर मूव कर जाएगी। सेल कैसी हो जाएगी? टर्जिड इन नेचर। सेल कैसी हो जाएगी? टर्जिड। टर्जिड का मतलब हेल्दी हो जाएगी सेल, सेल स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी। तो इसमें कैसा फिनोमेना लगा? एंड ऑस्मोसिस का फिनोमेना लगा। एंड ऑस्मोसिस क्या है? बाहर से अंदर की तरफ मूव करना, इन। ओके, तो यानी कि यहाँ पे जो सेल इसको बोलेंगे, इसको फ्लैसिड बोलेंगे, फ्लैसिड। और टर्जिड मतलब फूल गई। तो ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू एसपीएम फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू दियर हायर कंसंट्रेशन। इसके टू पार्ट्स होते हैं, टू टाइप्स का होता है। एक होता है एक्सोस्मोसिस एंड सेकंड वन होता है एंडोस्मोसिस। अब इन दोनों के दोनों बेस्ट एग्जांपल्स हो गए। अब इसके बाद जो पढ़ना है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था डिफ्यूजन प्रेशर पढ़ा था, डिफ्यूजन में आपने जैसे पढ़ा था डिफ्यूजन प्रेशर, सिमिलरली यहाँ पर ऑस्मोसिस में पढ़ना है आपको ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद मुझे नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर अगर समझ में आया होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ही ऐसा ही है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस होगी बट कहीं ना कहीं प्रेशर लग रहा होगा। ऑस्मोसिस होगी बट कहीं ना कहीं प्रेशर लग रहा होगा। तो ऑस्मोसिस आपकी डेफिनेशन पता ही है आपको, मूवमेंट ऑफ सोल्यूशन या सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या मेम्ब्रेन लगी होगी, किधर से किधर? लो टू हाई मूव करेगा, हाइपो टू हाइपर। ओके, यानी कि जिस वक्त ये मूवमेंट हो रहा होगा, जिस टाइम ये मूवमेंट हो रहा होगा लो टू हाई, तो उस वक्त जिस एरिया में सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो रहा होगा सॉल्यूट या सॉल्वेंट का या सोल्यूशन का, जहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, जिस पार्ट में प्रेशर क्रिएट होगा उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। इस प्रेशर को चेक करने के लिए हमें पिस्टन लगाना पड़ेगा। ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, इंटर में पढ़ा होगा और हाई स्कूल में पढ़ा होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी चीज़ का प्रेशर हम लोग नापते हैं, मेज़र करते हैं, तो क्या लगाना पड़ता है? पिस्टन लगाना पड़ता है। ऐसा ही यहाँ पे भी है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए अगर हम एक बेस्ट एग्जांपल लें, सपोज दैट हमने एक ट्यूब ले ली जो कि कैसी इन नेचर है? यू शेप की। उस ट्यूब के बीच में हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, क्योंकि जो डेफिनेशन वो क्या कहती है? थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो बीच में हमने पुटअप कर दिया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को। अब इसके अंदर हम सोल्यूशन फिल कर देंगे। सोल्यूशन एक साइड हम कह सकते हैं ये हाइपो इन नेचर है, और एक साइड हाइपर। हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, राइट? हाँ, यहाँ से सोल्यूशन भरा गया और इधर से भी सॉल्वेंट डाला गया, सॉलिड के पार्टिकल्स डाले गए। तो क्या होगा? जो मूवमेंट होगा लो टू हाई होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस में यही बताया गया, लो टू हाई मूवमेंट। लो इसको कह रहे हैं और हाई इसको कह रहे हैं, क्योंकि हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। जो सोल्यूशन होगा इसके अंदर जो सॉल्वेंट और सोल्यूशन सॉल्यूट क्या होते हैं? सॉल्यूट का मतलब जिसको हम डाल रहे हैं, इसको मिला रहे हैं, शुगर है, साल्ट है। सॉल्वेंट मतलब जिसमें मिला रहे हैं, लाइक वाटर। इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है? सोल्यूशन कहलाता है। ओके, तो इसके अंदर जितना भी सोल्यूशन डाला गया है ये मूव करेगा, क्योंकि डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग लो टू हाई, तो ये जो मूव करेगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ, तो मूव करने के वक्त क्या होगा? इसमें प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट तब होगा जब यहाँ पे हम पिस्टन लगा देंगे। एक यहाँ पे हमने पिस्टन लगा दिया, एक दाब लगा दिया, मैंने प्रेशर लगा दिया, जिसकी
हमें पता चल सके किस तरफ ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। जब लगाएंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि आप क्लास में जब एग्जामिनेशन हॉल में क्लास में जब लिखेंगे तो आप इसको ज़रूर लिखिएगा कि पिस्टन का यूज़ करेंगे तभी ऑस्मोटिक प्रेशर हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे, यानी कि पिस्टन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये फनल शेप में सोल्यूशन को डाला, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी SPM, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। और हाँ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैसी इन नेचर होती है अभी बताया, डिफ्यूज़न में भी बताया था, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की एंट्री करता है। ओके, तो यानी कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं किसकी एंट्री होगी, सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट मतलब वाटर, ओके, कोई सोल्यूशन है, वाटर का सोल्यूशन है, तो मूव करेगा हाइपो टू हाइपर। तो उस वक्त यहाँ पिस्टन लग जाएगा, तो क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करेंगे, उनके पास बहुत सारी एनर्जी होगी, सारे मूव करते चले जाएंगे। और इस साइड में इतना ज़्यादा यहाँ पे पार्टिकल्स की एनर्जी होगी, इतना ज़्यादा क्राउडेड एरिया हो जाएगा कि यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो उस वक्त क्या होगा, ये फेनोमेना क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि मूवमेंट होगा हाइपो टू हाइपर। और कब होगा, जब हम पिस्टन लगाएंगे और SPM मेम्ब्रेन लगाएंगे तो लो टू हाई मूव करेगा। तो ये तो हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर हम बात करें, जैसे डिफ्यूजन में पढ़ा था कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, राइट, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसी तरह ऑस्मोसिस में भी कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली और निगेटिवली, दोनों की बात करेंगे। फैक्टर्स affecting the rate of osmotic pressure. Factors affecting the rate of osmotic pressure. कुछ ऐसे कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की दर को प्रभावित कर रहे हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, पहला कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सेकेंड है टेम्परेचर, थर्ड है लाइट, लास्ट वन है टिश्यू। हाँ, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कौन कौन से फैक्टर्स पे अफेक्ट करेगा, पॉजिटिवली और निगेटिवली, इसकी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि जो कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट पार्टिकल्स का सॉल्यूशन में, तो वो कैसे, जितना ज़्यादा सॉल्यूशन में बीकर में कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट पार्टिकल्स का, उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। वेरी सिंपल, अभी बीकर बनाया था ट्यूब शेप का, उसमें क्या था, मॉलिक्यूल सारे मूव कर रहे थे जिस तरफ ज़्यादा सॉल्वेंट या सॉल्यूट के पार्टिकल्स जा रहे थे, यानी कि जिस एरिया में सबसे ज़्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे उस एरिया में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डिपेंड कर रहा है, यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा, इट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। ओके, सेकेंड क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब अगर टेम्परेचर की इंक्रीज़ करेंगे हम, सपोज दैट हमने एक बीकर ले लिया और उसको फ्लेम में रख दिया और हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। और ऊपर पिस्टन लगा दें और नीचे से टेम्परेचर बढ़ा दें, हीट प्रोवाइड कर दें, तो इसमें के जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे और सॉल्यूशन होगा, सॉल्वेंट होगा, वो बहुत ही रैंडमली मूव करेगा और क्या होगा, हीट एनर्जी मिलेगी, इसलिए वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके प्रोपोर्शन है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शन है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। अब बात करें लाइट की, यहाँ पे समझने वाली बात है। लाइट मतलब सनलाइट। ओके, लाइट मतलब सनलाइट। तो बॉटनी पढ़ रहे हैं, बॉटनी में जो रोल होगा वो सनलाइट का रोल होगा, नेचुरल। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फूड कहाँ पे बनता है, लीफ पर बनता है,
स्टोमेटा के थ्रू एंट्री होती है कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की तो नीचे से होती है। ओके, अब ये जो ग्लूकोज बन के रेडी होता है, ग्लूकोज, तो जो सेल में जहाँ पे ग्लूकोज बनता है यानी कि जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो वहाँ के जो सेल होती है वो जब जहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, CO2 के प्रेजेंस में, और वाटर नीचे से मिलता रहेगा, तो क्या होगा, वहाँ पर जो सेल होगी, ग्लूकोज जहाँ पे स्टोर हो रहा होगा, वो सेल इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि सेल का साइज बढ़ जाएगा। तो यानी कि अगर देखें तो इनडायरेक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर को कौन बढ़ा रहा है, लाइट, सनलाइट। ओके, लिख देते हैं सनलाइट, यानी कि सनलाइट पड़ेगी ग्रीन प्लांट्स पर, लीफ पर, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, तो उसके अंदर जो ग्लूकोज बनेगा, सेल का जो स्ट्रक्चर होगा, उसमें की जो सेल वॉल होगी वो कैसी इन नेचर हो जाएगी, टेरिजिड इन नेचर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, टेरिजिड का मतलब बता चुके हैं कई बार, हेल्दी हो जाएगी। हेल्दी का मतलब वो स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी। पहले फ्लैसिड इन नेचर होगी, जैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, सनलाइट दिन हो जाएगा, तो क्या होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में वो सेल फूल जाएगी। तो यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, बट इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली वो करेगा तो यानी कि जितना ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी उतना ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा, उतना ज़्यादा सेल टर्जिड होगी। ओके, अब बात करें टिश्यू की। टिश्यू मतलब उत्तक। टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। तो आप लोग को पता होगा कि प्लांट्स में जो वाटर होता है, जो थ्योरी लगती है वाटर प्रेशर के, भी इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो बताया जाएगा। तो जो वाटर होता है वो रूट्स के थ्रू ऊपर आता है, राइट, रूट्स के थ्रू ऊपर आता है। तो यानी कि जो रूट्स की टिश्यू हैं, फिर स्टेम की जो टिश्यू हैं हम बताते हैं, सपोज दैट ये रूट्स हैं और ये सॉइल हो गया। रूट्स का वर्क क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करना। ओके, ये स्टेम हो गई, ये रूट्स हो गया, ये लीफ हो गई। तो इन सब के डिफरेंट पार्ट्स में जो टिश्यू है प्रेजेंट, रूट्स में जो टिश्यू प्रेजेंट है, स्टेम में जो टिश्यू प्रेजेंट है, और लीव्स में जो टिश्यू प्रेजेंट है, फ्लावर्स में भी जो टिश्यू प्रेजेंट है, तो उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे अपना रोल करेगा। सपोज दैट यहाँ पे सॉइल है, वाटर भी है, तो रूट्स का वर्क होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो वाटर जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे सेल्स होंगी बहुत सारी, ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। तो वो जो टिश्यू होगा, तो यहाँ पे बात की जा रही है जहाँ पे आसानी से जो चीज़ मिलेगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा। यू नो वेरी वेल, जहाँ पे कोई चीज़ आसानी से मिल रही होगी वहाँ प्रेशर होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर वहाँ पे होता है जब जहाँ पर देर में मिलता है कोई चीज़। यानी कि अगर यहाँ बात करें वाटर की, तो यहाँ पे वाटर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पे होगा, रूट्स में होगा। फिर धीरे धीरे जैसे ही अपवर्ड जाएंगे, हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, तो स्टेम में जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वहाँ पे वाटर इन कंपेरिजन टू रूट्स, वहाँ पे वाटर कम होगा। अगर हम बात करें पहले यहाँ लीव्स की, तो लीव्स में जो टिश्यू है वो यहाँ पर जो वाटर होगा लीव्स में टिश्यू का लो होगा। वाटर कैसा होगा, लो होगा। स्टेम में उससे ज़्यादा होगा, रूट्स में सबसे ज़्यादा होगा। तो यानी कि रूट्स में जो वाटर प्रेजेंट होगा वो ज़्यादा तो होगा, लेकिन वहाँ आसानी से उसको मिल रहा है। अगर धीरे धीरे स्टेम की तरफ पहुँचे, प्रेशर क्रिएट होगा, रूट प्रेशर थ्योरी लगेगी, वाटर एब्जॉर्प्शन की जो थ्योरी होती है रूट प्रेशर थ्योरी, वो जब थ्योरी लगेगी तो स्टेम में ऊपर की ओर जाएगा तो प्रेशर क्रिएट होगा, और ऊपर जाएगा और प्रेशर क्रिएट होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कहाँ पर होता है, लीव्स में होगा। यहाँ पे रोल कैसा होगा, लीव्स में होगा। तो टिश्यू में ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे डिफाइन किया जाएगा, जैसे जैसे ऊपर पहुंचेंगे और बढ़ता चला जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे, इसकी रेट को बताया जा रहा है। पहला, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, जितना ज़्यादा सॉलिड का पार्टिकल्स ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा और उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। लाइट, सनलाइट पड़ेगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, डे टाइम क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा, तो ग्लूकोज जब बनेगा तो वहाँ पे सेल कैसी हो जाएंगी, टर्जिड हो जाएंगी, तो यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पे भी काम करेगा। टिश्यू,
जो बताया यहाँ पे कम काम करेगा, यहाँ पे उससे ज़्यादा काम करेगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करेगा। तो ये तो हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसके बाद जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। Significance of osmotic pressure। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर का इंपॉर्टेंस क्या है। एग्जाम में पूछ सकता है 1 नंबर में कि आप इसका सिग्निफिकेंस बताइए, इसका इंपॉर्टेंस बताइए। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है ऑस्मोटिक प्रेशर के। कुछ इंपॉर्टेंस जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट की बात करें अगर हम, तो फ्रूट में जितना ज़्यादा उसमें ग्लूकोज का पार्ट होगा, एनर्जी होगी, क्योंकि फ्रूट में भी एनर्जी होती है, तभी तो हम लोग फ्रूट खाते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई तो सारा वहाँ पे भी तो लगेगा। तो वहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात होगी, जितना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पे लगेगा, तो कभी कभी आपने देखा होगा फ्रूट्स क्रैक कर जाते हैं ड्यू टू ऑस्मोसिस या ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू, यानी कि वहाँ पे डेहिसेंस हो गया, टूट गए, डिस्ट्रॉय मतलब फट गए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर रूट्स को वाटर एब्जॉर्ब करने में भी हेल्पफुल करता है, फ्रूट्स को ब्रेक करने में हेल्पफुल करता है। तो ऐसे ही बहुत सा एग्जांपल है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा टर्गर प्रेशर। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।